Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Munasir from FEI. This is class 9, Political Science, chapter number 6, Electoral Politics in the erstwhile state of Jammu and Kashmir. This is lecture number 2 of this chapter. तो पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो हमने बात की थी इलेक्शन प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट हुई हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 1934 में डोगरास के अंडर में ही यहाँ पे प्रजा परिषद के लिए इलेक्शन हुए थे, लेकिन उनमें ना तो यूनिवर्सल एलिट फ्रेंचाइज का इस्तेमाल किया गया, ना वुमेन रिप्रेजेंटेशन थी, तो बहुत कम हम कह सकते हैं राइट्स उसमें दिए गए थे यहाँ के लोगों को। और उसके बाद अगर हम बात करें 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उसके बाद जो पहला इलेक्शन हुआ 1951 में, तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए हुआ जिनको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करनी थी। आइए उन इलेक्शंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शंस हो या फिर लोकसभा के लिए, तो उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे और जानते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, ये बनाई गई थी 1982 में, और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी जो रिसेंटली 2020 में बनी, अल्ताफ बुखारी उनके हेड है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जो डॉक्टर शाह फैसल ने बनाई थी 2019 में, और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर वर्कर्स पार्टी जो बनाई थी मीर जुनैद ने 2020 में। तो ये रिसेंट पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन अब ये हमारी जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर हुआ करती थी, अभी यूनियन टेरिटरी बनी है, अलग अलग यूनियन टेरिटरी, जिसमें जैसे कि लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बनी और जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बनी। तो यहाँ पे 2019 के बाद अभी तक कोई इलेक्शन वगैरह नहीं हुआ है, तो अब हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे अगर हम देखें लोकसभा इलेक्शन हो या यूनियन टेरिटरी के लिए इलेक्शन, तो उसमें देखेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उसमें पार्टिसिपेट वगैरह करती है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी वहां पे जीत हासिल करती है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बहुत सारी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुए जब जम्मू एंड कश्मीर की अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन बनी। तो कॉन्स्टिट्यूशन किन्होंने बनाई? जब 1951 में यहाँ पे इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, उसमें 75 सीट्स पर इलेक्शंस हुए और सारी की सारी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। आज तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी थे 1951 से 53 तक, लेकिन उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। उनके डिप्टी गुलाम मोहम्मद बख्शी को यहाँ पे उनके बदले प्राइम मिनिस्टर रखा गया, जिन्होंने अपना टेन्योर खत्म किया 1953 से 1957 के दरमियान। उसके बाद पहला असेंबली इलेक्शन तब हुआ जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुई। अडॉप्ट तो नवंबर 1956 को ही यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की गई थी, लेकिन एनेक्ट हुआ था उसको ये जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे जम्मू कश्मीर की एनेक्ट हुई थी 26 जनवरी 1957, और 1957 में पहला असेंबली इलेक्शन हुआ जिसमें गुलाम मोहम्मद बख्शी ने फिर से जीत हासिल की जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत ही। तो आउट ऑफ 75 सीट्स 69 उन्होंने हासिल की, और उन्होंने अपना जो सेकंड टर्म है 1956 से लेकर 1962 तक कंप्लीट किया। उसके बाद अगला इलेक्शन 1962 में और एक इलेक्शन हुआ, सेकंड असेंबली इलेक्शन, डॉक्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत अगर हम देखें 1962 से 63 के दरमियान उन्होंने यहाँ पे रूल किया एज प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद यहाँ पे एलिगेशन वगैरह हुई कि यहाँ पे माल प्रैक्टिस हुई है इलेक्शन प्रोसेस वगैरह में, तो उसके बाद इनको चेंज किया गया बख्शी गुलाम मोहम्मद को, उनके बदले ख्वाजा शमसुद्दीन जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, उनको 1963 से 1964 के दरमियान यहाँ पे एज प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा करना पड़ा। उसके बाद 1967 में और एक इलेक्शन हुआ, थर्ड असेंबली इलेक्शन, जिसमें गुलाम मोहम्मद सादिक जो कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, उन्होंने अगर हम देखें इस इलेक्शन में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हुई थी, और इसमें जो रिजल्ट प्रोसेस था अगर हम 1967 की बात करें तो वो इस तरह से था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने 61 सीट्स हासिल की, और जो जनसंघ था उन्होंने 3 सीटें हासिल की, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी अंडर द लीडरशिप ऑफ गुलाम मोहम्मद बख्शी उन्होंने 8 ही सीटें हासिल की, और जो बाकी की 3 सीटें थी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास चली गई तो उन्होंने हासिल की।
तो 58.79% वोटिंग हुई थी, उतने परसेंट के लोगों ने यहाँ पे उस में वोटिंग में शिरकत की थी। लेकिन यहाँ पे ये बात समझनी जरूरी है कि 1967 का ये जो इलेक्शन था, उससे पहले जब गुलाम मोहम्मद सादिक ने पहला टेन्योर यहाँ पे शुरू किया था 1964 से 1972 के दरमियान, उसी दौरान गुलाम मोहम्मद सादिक ने यहाँ पे अपॉइंट अपने आप को ऐसे किया था, मतलब वो एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे। लेकिन उसी के दौर में 1965 में यहाँ पे अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू कश्मीर की, और यहाँ पे जो टाइटल हुआ करता था प्राइम मिनिस्टर, उसको चेंज करके चीफ मिनिस्टर रखा गया। तो गुलाम मोहम्मद सादिक अगर हम बात करें, लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के और पहले चीफ मिनिस्टर। उसके बाद अगला इलेक्शन कब हुआ था 1972 में, जिसमें अगर हम बात करें, अ, ये फोर्थ असेंबली इलेक्शन था। मीर कासिम जो कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक मेंबर थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन की थी, जिन्होंने उसमें 58 सीटें हासिल की थी। जमात इस्लामी ने 5, बहुजन भारतीय जनसंघ ने 3 सीटें हासिल की थी। तो इस तरह से उसमें प्लेबिसाइड फ्रंट जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, उनको इसमें बैन किया गया था, और इलेक्शन में काफी ज्यादा माल प्रैक्टिस वगैरह की यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं लोगों ने शिकायतें वगैरह की थी कि यहाँ पे इलेक्शंस ठीक ढंग से नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कि मीर मोहम्मद सैयद मीर कासिम यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने। 1972 से 75 तक उन्होंने रूल किया। उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वापस एंट्री होती है 1975 से 1977 तक। वो फिर रहते हैं क्योंकि माल प्रैक्टिस की वजह से यहाँ पे उनको चेंज करना पड़ा था। 1977 में और एक इलेक्शन हुआ, फिफ्थ असेंबली इलेक्शन। उसमें टोटल 76 सीटों पर यहाँ पे इलेक्शन हुए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 47 हासिल की, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 11, जनता पार्टी ने 13। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें 1983 में और एक इलेक्शन हुआ। लेकिन अगर इस इलेक्शन की बात करें तो 1977 में हुआ था। 1982 तक जो रूलर थे, चीफ मिनिस्टर थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। लेकिन उसके बाद जब उनकी डेथ हुई, उसके बाद उनके बेटे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कर दिया गया। तो 1983 में और इलेक्शन हुआ, जिसमें जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने 46 सीटें हासिल की, और उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, जिसमें 1983 से 84 तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ पे एज चीफ मिनिस्टर काम किया। उसके बाद गुलाम मोहम्मद शाह ने 1984 से 86, और उसके बाद फिर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 1986 से 1987 तक। और इसमें भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट्स वगैरह हुए थे लोगों के जरिए। और इसके अलावा जो नेक्स्ट इलेक्शन हुआ था 1987 में, तो यहाँ पे काफी ज्यादा रैगिंग वगैरह का यहाँ पे रिपोर्ट्स आए थे। इनमें इसमें बहुत सारे हुर्रियत वालों वगैरह ने इसमें पार्टिसिपेशन की थी। लेकिन उस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फिर से यहाँ पे रूल करने में कामयाब हुए। 1987 से 1990 तक उन्होंने रूल किया। उसके बाद यहाँ पे हालात खराब हुए, और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल 1990 से 1996 तक यहाँ पे हुआ। इस दौरान भी गवर्नर्स रूल बहुत बार हुआ था यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। 1996 का इलेक्शन जो था, 8th असेंबली इलेक्शन, उसमें फिर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत उन्होंने 57 सीटें हासिल की थी, और ये पहला इलेक्शन था जिसमें बराबर 87 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोटिंग हुई थी। जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि यहाँ पे 87 कॉन्स्टिट्यूंसीज इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जम्मू कश्मीर में होंगी। और जो बाकी की अगर आपको याद हो, मैंने पिछली बार भी कहा था, टोटल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज रखी गई है 111। जम्मू जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी 111, उसमें 87 इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए थी, और जो बाकी की कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ आती है। लेकिन उन पर आज तक इलेक्शंस नहीं हुए, क्योंकि वो जो हिस्सा है वो अभी भी पाकिस्तान के अंडर में ही है। उसके बाद 2002 में इलेक्शन हुआ, 9th असेंबली इलेक्शन, जिसमें पीडीपी जो कि 1998 में बनी थी, उसका उनका जो हेड था मुफ्ती मोहम्मद सईद, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन की थी पहली बार। और उसके अलावा गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के मेंबर थे,
تو یہاں پہ جو الیکشن کا رزلٹ تھا، پی ڈی پی نے 16 سیٹیں حاصل کی، آئی این سی نے 20، نیشنل کانفرنس نے 28، پینتھرس پارٹی نے 4 اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے 13۔ تو یہاں پہ جو پی ڈی پی تھا اور اس کے علاوہ انڈین نیشنل کانگریس، انہوں نے مل کر کوalition بنائے۔ کوalition وہ گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز مل کر حکومت بناتی ہے، کیونکہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہاں پہ میجورٹی آف سیٹیں حاصل نہیں ہو پاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حکومت اپنے بل بوتے پہ نہیں بنا سکتی۔ تو اس کے بعد یہاں پہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ یہاں پہ جو اسمبلی الیکشنز کی جو ٹینیور ہوتا ہے وہ 6 سال کا رہتا تھا کشمیر میں۔ تو مفتی محمد سعید کو 3 سال تک یہاں پہ حکومت کرنی تھی ایز چیف منسٹر، اور اس کے بعد غلام نبی آزاد کو 3 سال۔ تو مفتی محمد سعید نے اپنا ٹینیور حاصل کیا، مطلب جو کمپلیٹ کیا 2002 سے لے کر 2005 تک، اور غلام نبی آزاد نے 2005 سے 8 تک۔ اس کے بعد شرائن بورڈ کا مسئلہ آیا اور یہاں پہ کافی زیادہ پروٹیسٹس وغیرہ ہوئے۔ اس کے بعد یہ حکومت ٹوٹ گئی اور پی ڈی پی اور آئی این سی کے درمیان جو رشتہ تھا وہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا۔ اس کے علاوہ 2008 میں الیکشنز ہوا، اس میں بھی بہت ساری جو پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کو الگ الگ نمبر کی سیٹس وغیرہ حاصل ہوئی۔ اس میں بھی کوalition ہوئی۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے اس میں کوalition کی انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ، اور عمر عبداللہ کو فل ٹائم چیف منسٹر یہاں پہ قرار کر دیا گیا۔ اس میں بھی بہت سارے پروٹیسٹس وغیرہ ہوئے 2010 میں بھی، 12 میں بھی، تو الگ الگ ایشوز پر۔ اس کے علاوہ جو ریسنٹ الیکشن ہوا تھا 2014 میں، یہ 11th اسمبلی الیکشن تھا، جس میں الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز نے پھر سے یہاں پہ جیت حاصل کی، لیکن اس میں بی جے پی نے کافی زیادہ سیٹیں حاصل کی تھی۔ جموں میں تقریباً، یا لداخ میں 25 سیٹیں انہوں نے حاصل کی تھی۔ یہاں پہ یہ جو الیکشن رزلٹ تھا دسمبر 2014 میں ہی ڈکلیئر ہوا تھا، لیکن تقریباً مارچ 2015 تک یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون سی پارٹی کن کے ساتھ یہاں پہ کوalition کر کے حکومت بنائے گی۔ اس کے بعد پی ڈی پی اور بی جے پی نے مل کر یہاں پہ حکومت بنائی، اور مفتی محمد سعید یہاں پہ چیف منسٹر بنے، اور نرمل کمار سنگھ جو بی جے پی کا تھا وہ یہاں پہ ڈپٹی سی ایم بنے۔ اور اگر ہم بات کریں یہاں پہ 2014 میں جب الیکشن ہوا تھا، پھر 2015 میں مارچ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کوalition بنے گی پی ڈی پی اور بی جے پی کے درمیان، تو مفتی محمد سعید کو چیف منسٹر بنایا گیا۔ 2015 سے 16 تک انہوں نے یہاں پہ حکومت کی۔ اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد ان کی بیٹی یہاں پہ چیف منسٹر بنی، محبوبہ مفتی، اور 2018 تک وہ رول کرتی رہی۔ لیکن اس کے بعد بی جے پی اور پی ڈی پی کی جو کوalition تھی وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد یہاں پہ حالات مطلب پھر سے ٹھیک اچھے طریقے سے نہیں ہوئے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہی ہوگا 2019 میں ری آرگنائزیشن ایکٹ پاس ہوا، جس کے تحت آرٹیکل 370 اور 35A کو یہاں پہ ختم کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسی کے ساتھ جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوشن بھی ختم ہوئی، اسمبلی بھی ختم ہوئی، اور ساتھ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرز تھے یہ پولیٹیکل پرزنرز بنے، کیونکہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں میونسپل الیکشنز بھی ہر وقت یہاں پہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں 4-5 بار ہوئے۔ اس کے علاوہ پنچایتی الیکشنز 2011 وغیرہ میں ہوئے، لیکن یہ جو الیکشن پروسیس ہے ان میں بہت زیادہ ہرڈلز وغیرہ آج تک ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پہ مینشن کرنے کے لائق اور ایک الیکشن جب یہاں پہ لوک سبھا الیکشنز ہوتے ہیں، تو یہاں پہ لوک سبھا الیکشنز کے لیے ٹوٹل سیٹیں یا ٹوٹل کانسٹیچوئنسیز جو پوری انڈیا میں ہے وہ ہے 543، لیکن 543 میں سے صرف 6 سیٹیں جموں اینڈ کشمیر کے لیے ہے، جس میں سے بارہ سری نگر، اننت ناگ، لداخ، ادھم پور اور جموں آتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ یہ جو بلو کلر کی دیکھ رہے ہو یہ آئی این سی ہے، انڈین نیشنل کانگریس نے یہاں پہ تقریباً 1989 تک یہاں پہ بہت بار الیکشن جیتے ہیں، 1996 تک بھی۔ تو 1991 میں یہاں پہ لوک سبھا الیکشن نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت یہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ آپ ریڈ کلر میں دیکھ رہے ہو، پنک کلر میں، جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس، تو انہوں نے بھی بہت بار 1 2 3 سیٹیں حاصل کی ہے آؤٹ آف 6۔ لیکن 1996 کے بعد یہاں پہ بی جے پی نے جموں میں بہت ساری سیٹیں حاصل کی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ 2019 میں یہاں پہ مس پرنٹ ہوا ہے، تو یہاں پہ بی جے پی نے 3 سیٹیں حاصل کی تھی، جموں کی بھی، ادھم پور کی بھی،
लद्दाख की भी। और दूसरी तरफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने 3 सीटें हासिल की। 2014 में पीडीपी ने सारी सीटें हासिल की थी कश्मीर डिवीजन में। तो इस तरह से अब ये जो जम्मू कश्मीर है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बनी है, तो अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरी में 5 ही लोकसभा की असेंबली है, सॉरी ये कॉन्स्टिट्यूंसीज है। तो अगला इलेक्शन जब होगा तो इंशाल्लाह वहां पे देखेंगे कि कौन सी पार्टी किस तरह के वोट्स हासिल करती है। अगर हम देखें जो 1957 में पहला असेंबली इलेक्शन हुआ था, तब से लेकर आज तक जो लोगों की पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में या वोटिंग परसेंटेज है, तो वो इस तरह से हो रही है। तकरीबन 1967 में 58.79%, 1972 में 62, 1977 में 67, 1983 में 73, 1987 में 74, 1996 में 53, 2002 में 45%, 2008 में 60%, 2014 में 65% लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन की इलेक्शन प्रोसेस में या वोटिंग में। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।